तो हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 18 की, और आप लोग जानते होंगे ग्रुप नंबर 18 को हम लोग नोबल गैस, आइडियल गैस, इनर्ट गैस बोला जाता है ना ग्रुप नंबर 18 को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलेंगे, ठीक है। आइडियल गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस ये बोला जाता है। अच्छा, इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो क्या होती है आप लोग को मालूम होगा, NH2NP6 होती है कि नहीं होती है? क्योंकि ये पी ब्लॉक का 6 ग्रुप का मेंबर है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18 होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2NP6, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। और इनमें जो मेंबर होते हैं, कौन कौन से मेंबर होते हैं बताइए? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन, ओजी, है ना। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 118 होता है। तो इसको क्या भी बोल सकते हैं? अन ऑक्टियम, है कि नहीं? तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 118 होता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे ध्यान देना, अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, है कि नहीं? तो आप थोड़ा सा ध्यान देना अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग का एस ब्लॉक डिलेटेड है, समझ पा रहे हैं ना, एस ब्लॉक डिलेट है, एस ब्लॉक पढ़ना ही नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं आएगा। तो ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में ध्यान देना, ये तो हमारा दोनों एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और 13 से लेके 18 तक ये पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, आपको याद होगा, ऐसा पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए ग्रुप नंबर 1 और 13, 14 ये जो एलिमेंट है ना, इसमें क्या होगा कि जिनका साइज छोटा होगा वो हार्ड होगा तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14 में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है? साइज से देखते हैं। किससे देखते हैं? तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, मतलब देखो, जो जिनका साइज छोटा होगा, जिनका साइज क्या होगा? छोटा होगा, जिनका साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा ना, वो क्या होगा भाई? हार्ड होगा। क्या होगा? हार्ड होगा। जिनका साइज छोटा होगा वो क्या होगा? हार्ड होगा। हार्ड होगा तो उसे बताओ उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14 जो होगा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होगा उसका साइज से। किससे डिसाइड होगा? साइज से। लेकिन ग्रुप नंबर 15 से लेके 18 जो तो होगा, उस और जो डिसाइड होगा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो डिसाइड होगा, वो मॉलिक्यूलर मास डिसाइड होगा, मतलब उसका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिसाइड होगा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 की बात करेंगे, तो यहाँ में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, वो डिसाइड होगा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, या डिसाइड होगा मोलर मास से। जिसका मोलर मास ज्यादा होता है उसका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगी। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। जब भी हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 13 और 14, तो क्या याद रखना है? छोटा साइज होगा। ग्रुप नंबर 13, 14 के भी 1, 2 का बारे में तो पढ़ना नहीं है, ठीक है, डिलेटेड है। तो आप लोग 13, 14 में ध्यान देना, उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिसाइड होगा किससे? साइज से। जो छोटा होगा वो हार्ड होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अब यही सेम कंसेप्ट ग्रुप नंबर 15 से 18 में मत लगाइएगा, ठीक है। तो 15 से 18 में क्या होगा? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, मोलिकुलर मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो ये बातें याद रखना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 18 में। किसकी बात कर रहे हैं भाई? ग्रुप नंबर 18 की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा बताइए, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हर एक एलिमेंट का? NH2 NP6। क्या कुछ एक्सेप्शन होता है? क्या होता है? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2। क्या होती है? 1s2। तो यहां में लिख सकते हैं एक्सेप्ट हीलियम। समझ पा रहे हैं ना। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हम लोग बात करेंगे हीलियम से लेके रेडॉन तक, है ना। ऑर्गेनेशन की बात नहीं करेंगे। ऑर्गेनेशन में क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने बोला था कि ये ग्रुप नंबर 18 है, तो यहाँ में कैसे डिसाइड करेंगे? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखें, है कि नहीं, तो बताइए किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? किसका? हीलियम से ज्यादा,
नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, होगा कि नहीं होगा? तो ये ऑर्डर हमारा किसका हो गया है बताइए? बॉइलिंग पॉइंट का। क्या यही सेम हमारा क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है, मतलब जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा ना। तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ऊपर से नीचे जाएंगे तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। अरे भाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि मोलर मास बढ़ेगा। मोलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वही हम ग्रुप नंबर 13 में पढ़ाएंगे तो क्या बताएंगे? ऊपर से नीचे जाने से मोलर मास तो बढ़ता है, लेकिन उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि उसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा? साइज। छोटा साइज हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर हम बात करें डेंसिटी, क्या बात करेंगे? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो ऊपर से नीचे जाते हैं मास बढ़ता है, मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं? अब हम बात करते हैं सोलिबिलिटी। क्या बात करते हैं? सोलिबिलिटी इन वाटर। पानी में सोलिबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ जाती है, ड्यू टू इंक्रीज इन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, पानी में इनकी सोलिबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी जो होता है वो ज्यादा होता है। बोर्ड पे ध्यान देना भाई। मतलब ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, क्या ये एलिमेंट है ना भाई? एलिमेंट है, नोबल गैस है, तो इसको हम लोग जनरली बोलेंगे नॉन पोलर। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। वाटर कैसा है? पोलर। समझ पा रहे हैं ना? तो पोलर और नॉन पोलर का बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अब ध्यान देना, हीलियम और रेडॉन जो है, हीलियम और रेडॉन है, रेडॉन का साइज बड़ा है, और रेडॉन का साइज बड़ा है तो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा ना, वो रेडॉन का इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पोलराइज कर पाएगा, है कि नहीं? तो उसकी सोलिबिलिटी पानी में क्या होगी? ज्यादा होगी। उसकी क्योंकि साइज भी बड़ा है, पानी तो पोलर है ना, और रेडॉन यहाँ में देखिए ये नॉन पोलर है और साइज बड़ा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच लेगा, तो यहाँ में इसकी सोलिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए लिखा गया है। क्यों सोलिबिलिटी ज्यादा होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। हो गया कॉपी? ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड बना नोबल गैस का वो क्या था? फर्स्ट कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस। देखिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले एक हमारा कंपाउंड जो था वो कंपाउंड ये था, ये कंपाउंड के बारे में मालूम था, O2 PTF6 XCPTF6। तो देखिए बोर्ड पे ध्यान देंगे, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील ब्रेटलेट। ठीक है, उन्होंने क्या किया? पहला कंपाउंड की डिस्कवरी किया, और जेनॉन का जो पहला कंपाउंड था वो था XCPTF6। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ये जेनॉन का पहला कंपाउंड था। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? जेनॉन का ही कंपाउंड पाया जाता है जनरली, और बाकी सब एलिमेंट के कंपाउंड नहीं पाए जाते। जैसे इसलिए बोला जाता है नो ट्रू कंपाउंड ऑफ हीलियम, नियोन, आर्गन हैव बीन डिस्कवर्ड या हैव बीन फाउंड। समझ पा रहे हैं ना? हीलियम, नियोन, आर्गन के कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, फाउंड नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। O2 जो था ना, O2 कंपाउंड, O2 जैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये तो मोलिकुलर ऑर्बिटल है ना, मोलिकुलर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन है या 16 इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 8। तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसका अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है ना? तो जब वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो उसका नाम था आयोनाइजेशन एनर्जी ना। तो यहाँ में भी जेनॉन का आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसका भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग क्या था? बराबर था। तो जिस प्रकार ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है उसी प्रकार जेनॉन भी क्या करेगा? कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? सेम है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये कंपाउंड जो थे, तो यही पहला कंपाउंड बना, और दोनों कंपाउंड का जो कलर था वो कैसा कलर था? रेड कलर था, क्योंकि दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? सेम थी। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो पहला जो कंपाउंड नोबल गैस का या इनर्ट गैस का जो फर्स्ट कंपाउंड है वो क्या है? XCPTF6। मतलब जेनॉन का
क्यों ऐसा ये कंपाउंड पाया गया? क्योंकि इनका दिमाग में, नील ब्रेटलेट का दिमाग में क्या आया था कि ये कंपाउंड तो एग्जिस्ट करता है और O2 का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है सेम आयोनाइजेशन एनर्जी जेनॉन का भी है, तो उसका जगह में उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट हुआ। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो कौन पहले जो फर्स्ट कंपाउंड बना वो XCPTF6 है, जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है? नील ब्रेटलेट। समझ पा रहे हैं ना? तो सबसे पहले लिखेंगे एक पॉइंट, लिखिए द फर्स्ट एवर कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस टू बी डिस्कवर्ड वाज, द फर्स्ट एवर कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस टू बी डिस्कवर्ड वाज XCPTF6 and was discovered by Neil Bartlett. बार्टलेट होगा ना, बार्टलेट, BARTLET। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कौन सा साइंटिस्ट ना, बायो का क्वेश्चन होता तो बन सकता था ना, साइंटिस्ट का नाम है ना, तो यहाँ में ये नहीं बनेगा। ये पूछा जा सकता है कि पहला कंपाउंड कौन था, तो आंसर क्या होगा? XCPTF6। समझ पा रहे हैं ना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बार्टलेट होगा BARTLET ना। नेक्स्ट में लिखेंगे आइडिया केम इनटू माइंड from the compound O2PTF6। ठीक है, ये कंपाउंड से आइडिया आया था और दोनों कंपाउंड का कलर कैसा होता है? रेड, और इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों क्या होती है? बराबर होती है। एविडेंस में आपको बताया भी था, आपको ऐसे याद रखना है, और नहीं है कर्जे, तो ठीक है याद रखेंगे, और नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ऑल द इनर्ट गैस आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर। ऑल द इनर्ट गैस आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर। देखिए कितना इनर्ट गैस होता है और इसमें ये तो एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है, कौन कौन सा नहीं पाया जाता है बताओ? रेडॉन और ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे हैं ना? तो लिखेंगे ऑल द इनर्ट गैस आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर एक्सेप्ट Rn एंड OG, रेडॉन एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे नो ट्रू कंपाउंड ऑफ, देखिए नो ट्रू कंपाउंड ऑफ हीलियम नियॉन एंड आर्गन, no true compound of helium, neon and argon have been found. No true compound of helium, neon and argon have been found. समझ पा रहे हैं ना? चलिए अब हम इनका प्रिपरेशन देखेंगे। सम जेनॉन का, देखिए कौन सा कंपाउंड पाया जाएगा? जेनॉन, है ना? तो जेनॉन का कुछ कंपाउंड पाया जाता है, जेनॉन के सम कंपाउंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन कैसे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे some compound of xenon। देखिए ये रेशियो लिखा गया है, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर जेनॉन और फ्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं और उसका रेशियो, जेनॉन का रेशियो 2:1 है ना, यहाँ में जेनॉन एक्सेस में है, तो अगर एक्सेस जेनॉन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ में कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है XCF2। ठीक है, यहाँ में अगर जेनॉन 1 है और फ्लोरीन क्या है एक्सेस में 5 है, 1:5 का रेशियो में रिएक्शन कराएंगे तो XCF4 बनेगा, और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे एक्सेस में तो क्या हो जाएगा? XCF6 बनेगा। मतलब यहाँ में जो जेनॉन है, जेनॉन फ्लोरीन कितना है भाई? 5, लेकिन रिएक्ट सिर्फ कितना करता है? 2,
समझ पा रहे हैं ना। यहाँ में जेनॉन कितना है भाई 20, ओ सॉरी जेनॉन तो 1 है, फ्लोरीन कितना है 20, लेकिन रिएक्शन कितना करता है 3 ही फ्लोरीन रिएक्शन करता है, तो ये कंपाउंड बनता है। समझ पा रहे हैं। तो अब बोर्ड पे ध्यान देना है, अगर मैं बोलूंगा कि जेनॉन एक्सेस में है और फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो कंपाउंड क्या बनेगा HCF6। जेनॉन और फ्लोरीन की रिएक्शन कराना है 1:20 रेशियो में है तो क्या बनेगा HCF6 बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है जेनॉन प्रिपरेशन का। ठीक है, अब अगर बात करें ये फोर्थ रिएक्शन भी है, देखिए ये O2F2 क्या होता है, गुड फ्लोरिनेटिंग। देखिए O2F2 क्या होता है, गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, मतलब वो आसानी से फ्लोरीन को दे सकता है। ठीक है, तो अगर HCF4 की रिएक्शन O2F2 के साथ में कराते हैं तो आसानी से ये फ्लोरीन दे देगा, तो क्या बन जाएगा HCF6 प्लस O2 बन जाएगा। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड को प्रिपेयर करने का दो मेथड है, या तो जेनॉन की रिएक्शन 20 मोल या 21:20 रेशियो में करेगी तभी भी HCF6 बनेगा, या HCF4 की रिएक्शन O2F2 के साथ में कराएंगे तो ये गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है तो ये आसानी से फ्लोरीन दे देगा, तो रिएक्शन बनने जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब बोर्ड पे ध्यान देना कि यहाँ में जो हमारा जेनॉन फ्लोराइड है, ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ में एक पॉइंट लिखाई जाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना है, जो फ्लोराइड होता है ना, जो फ्लोराइड होता है, जैसे लिखा है ना फ्लोराइड ऑफ जेनॉन है ना, जेनॉन का ये फ्लोराइड है, जेनॉन के साथ में फ्लोरीन है, जेनॉन के साथ में फ्लोरीन है, तो ये जो फ्लोराइड होता है वो डोनर का जैसे भी काम कर सकता है, एक्सेप्टर का जैसे भी काम कर सकता है। समझ पा रहे हैं ना, ये जो फ्लोराइड आयन जो होता है वो डोनर का जैसे भी काम कर सकता है, एक्सेप्टर का जैसे काम कर सकता है। कब डोनर का जैसे काम करेगा, कब एक्सेप्टर का जैसे काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। जो जेनॉन का फ्लोराइड है वो एक्सेप्टर का जैसे काम तब करेगा जब यहाँ में इसके साथ में जो फ्लोराइड है, जो मेटल फ्लोराइड है वो आयनिक हो। समझ पा रहे हैं ना, तो ये लेने का काम करेगा। समझ पा रहे हैं ना, इसमें ये फ्लोराइड आयन किसके जैसे काम करेगा, एक्सेप्टर का जैसे काम करेगा। लेकिन अगर मान लो ये फ्लोराइड है, लेकिन यहाँ में जो कंपाउंड है जिसमें फ्लोराइड है वो कोवेलेंट है, तो इस केस में जो जेनॉन का फ्लोराइड है वो डोनर का जैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो मेटल जो फ्लोराइड आयन होता है वो डोनर और एक्सेप्टर दोनों का जैसे काम करेगा। जब यहाँ में हमारा आयनिक होगा, आयनिक फ्लोराइड आएगा, ठीक है, तो इस केस में ये जो जेनॉन का फ्लोराइड है वो इसमें जो फ्लोराइड आयन होगा वो एक्सेप्टर का जैसे काम करेगा, और यहाँ में कोवेलेंट होगा तो डोनर का जैसे काम करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोर्ड पे ध्यान देना, ये जेनॉन का फ्लोराइड में, और ये सामने वाला क्या है आयनिक, आयनिक में जो M लिखा है वो इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या सोडियम फ्लोराइड रिएक्टेड विथ जेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड क्या बनेगा, तो इस केस में ये लेगा तो क्या बनाएगा HCF6 था ना भाई, एक फ्लोरीन को और ले लेगा तो क्या बनाएगा HCF7 माइनस, और यहाँ में क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा M प्लस HCF7 माइनस। ठीक है, और बताओ ये क्या करेगा, इसके सामने क्या है कोवेलेंट फ्लोराइड है, तो यहाँ में जो फ्लोराइड आयन होगा वो किसका जैसा काम करेगा, डोनर या एक्सेप्टर, तो आंसर होगा डोनर। ये डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा तो क्या बनेगा बताओ HCF3 प्लस, और ये क्या बनेगा PF6 माइनस, और ये डोनर क्योंकि सामने वाला जो फ्लोराइड है वो कोवेलेंट है, तो ये क्या करेगा देगा तो क्या होगा, ये देगा तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ HCF प्लस, और ये ले लेगा तो क्या बनाएगा SBF6 माइनस। समझ पा रहे हैं ना, एक नोट डाल के लिख लीजिए, जेनॉन नोट डाल के लिखेंगे, जेनॉन फ्लोराइड लिखिए, जेनॉन फ्लोराइड कैन एक्ट एज फ्लोराइड आयन
Xenon fluoride can act as fluoride ion donor or acceptor. Xenon fluoride can act as fluoride ion donor or acceptor when they react with other fluoride. When they react with other fluoride. समझ में आया नहीं आया बोलिए, आ गया होगा ना। अब देखिए हम बात करेंगे क्लेथरेट कंपाउंड के बारे में। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, अगर कभी आएगा तो देख लेना, आने का चांसेस बहुत कम है। क्लेथरेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन कभी आएगा कि क्लेथरेट कंपाउंड कौन कौन नहीं बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखिए क्लेथरेट कंपाउंड क्या है। देखिए क्या होता है ना कि सबसे पहले ये क्यूनोल है। क्यूनियोल मतलब क्या होता है, बेंजीन का ऊपर में 2H ग्रुप लगा होगा तो नाम क्या होता है, क्यूनियोल। दो बार है तो क्या नाम हो जाएगा, डाई क्यूनियोल। और ये जेनॉन है तो क्या लिखा है, जेनॉन डाई क्यूनियोल, ठीक है। यहाँ में क्या होता है कि जब भी डाई क्यूनियोल दो लिखेंगे तो मान लो दोनों का बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो यहाँ इन दोनों का बीच में कुछ वॉइड आएगा कि नहीं आएगा, खाली जगह आएगा कि नहीं आएगा। वो खाली जगह आता है, उसमें जो इनर्ट गैस होते हैं, जो वॉइड, मान लो यहाँ में जो खाली जगह आएगा ना, वॉइड आएगा, उसमें जाके जेनॉन के कंपाउंड मतलब नोबल गैस के कंपाउंड जाके ट्रैप्ड हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना। जब ट्रैप्ड हो जाते हैं तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को क्या बोला जाता है, क्लेथरेट कंपाउंड। समझ पा रहे हैं ना, बोर्ड पे ध्यान देना। मतलब जितना वॉइड है ना उतना ही साइज का जाके इनर्ट गैस ट्रैप होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। तो जनरली ये जो वॉइड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा जाके इसमें ट्रैप होना पड़ेगा। और जैसे हीलियम नियॉन आर्गन क्लेथरेट कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते हैं क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। तो जैसे ही इसमें जाएंगे तो आर पार हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो जिस साइज का वॉइड है उसी साइज का आपको यहाँ में क्या करना पड़ेगा, इनर्ट गैस जाके ट्रैप होना पड़ेगा। और इस ट्रैप होता है तो इसका बीच में अट्रैक्शन होता है। कौन सा अट्रैक्शन होता है, तो इसमें जो अट्रैक्शन होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। अच्छा कैसे भाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े थे, ये जो फिनॉल लगा है ये पोलर कंपाउंड है या नॉन पोलर कंपाउंड है। इसकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होती है। मतलब कंपाउंड कैसा है, पोलर। कैसा है, पोलर। और जेनॉन जो लिखा है वो कैसा है, नॉन पोलर। तो दोनों का बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको क्या बोला जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसका वजह से ये क्लेथरेट कंपाउंड बनता है। तो लिख लेंगे, डिफिनीशन लिख लीजिए क्या होता है। लिखेंगे व्हेन अप्रोप्रिएट साइज ऑफ इनर्ट गैस, when appropriate size of inert gas trapped inside the voids of organic compound by dipole induced dipole attraction, when appropriate size of inert gas trapped inside the void of organic compound by dipole induced dipole attraction, then such compound are called clethrate compound. नेक्स्ट में लिख लेंगे हीलियम नियॉन एंड आर्गन डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट कंपाउंड। Helium, neon and argon do not form clethrate compound due to their small size.
चलिए कॉपी हो गया ना, तो 3 पॉइंट लिखना है इसमें। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे, HCO3 इज एक्सप्लोसिव। उसके बाद लिखेंगे हीलियम एंड समटाइम नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। चलिए नेक्स्ट में, कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। चलिए ठीक है, कुछ पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं, ग्रुप नंबर 18 कंप्लीट हो गया, अब आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 13, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली, ठीक है। तो बोरॉन फैमिली की बात करेंगे तो बताइए, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? ग्रुप नंबर जानते ही होंगे 13 होती है ना। और ये सब आप लोग पढ़ लिए कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, रेडियस क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब हम यहाँ में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वहां में नहीं पढ़ाई गई थी, वो यहाँ में पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना, और GOS का मतलब होता है इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ही होता है, +3 होता है, तो +3 लिखा गया था। और यही उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, और आपको बताया गया था इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। यही ग्रुप नंबर 13 है, जिसमें आपका ट्रांजिशन कंट्रेक्शन और साथ ही साथ में लेंथेनाइट दोनों कंट्रेक्शन इसी ग्रुप में लगता है कि नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं, मेंबर की बात करेंगे तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नाइओनियम होता है ना, NH। और हम लोग नाइओनियम रेडियो एक्टिव है, तो इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बताइए ग्रुप नंबर 13 है ना। तो मैं बोला था कि ग्रुप नंबर 13, 14 में क्या करेंगे, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बताइए छोटा क्या है, बेरिलियम या थैलियम? तो आंसर इज बोरॉन, बेरिलियम नहीं, बोरॉन, ठीक है। तो छोटा है तो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर होगा, है कि नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। बोर्ड पे ध्यान देना। अच्छा, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मास बढ़ रही है, मास बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बाय वॉल्यूम होती है। तो बताइए क्या होगा, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ में क्या हो गया कि जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होना चाहिए वो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, गैलियम का है। किसका है, ये क्या होता है, ये एक्सपेंड ऑन सॉलिडिफिकेशन। भाई ये क्या होता है, जब भी सॉलिड से जो लिक्विड से सॉलिड किया जाता है ना, सॉलिडिफिकेशन मतलब इसको मेल्ट किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये गुब्बारे जैसे फूल जाता है। समझ पा रहे हैं ना। तो फूल जाता है, अंदर में क्या है, खोखला है, तो इसको मेल्ट करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो याद रखना है ये ऑर्डर, बोरॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा, थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम। तो ये आपको एक्सेप्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा ना। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, डेंसिटी में कुछ भी नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट में एक एक्सेप्शन नहीं था। तो इसको एकदम बॉक्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा बताइए, इसमें आपने जो कंपेयर किया है क्या मोलिकुलर मास के हिसाब से किया है या साइज के हिसाब से, साइज का। तो ग्रुप नंबर 13, 14 में साइज रहेगा, जो छोटा है हार्ड है, हार्ड है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन इसमें मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। इसलिए गैलियम को कहां में यूज किया जाता है, हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट में लिखेंगे एक पॉइंट, तो यहां लिख लेंगे गैलियम इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर, ठीक है। थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर हम बात करते हैं, जैसे ये सारी चीजें आपको वहां में पढ़ा दी गई थी, जो एसिडिफाइड AlCl3 का जो एक्वा सोल्यूशन है ना, इन एसिडिफाइड एक्वा सोल्यूशन ऑफ AlCl3 एग्जिस्ट एज, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ पा रहे हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 और ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। अगर आपको याद होगा ना कि जब हम एल्युमिनियम AlCl3 का हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, AlCl3 का हाइड्रोलिसिस किया जा रहा था, तो जब 6 वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस किए थे तो ये कंपाउंड बना था। AlCl3 जो है ना, उसको 3 वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता था, +3 -1 होता था कि नहीं होता था, +OH-। क्या यहाँ में जाएगा, ये यहाँ में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो बताओ क्या बनता था, AlOH का होल थ्राइस, प्लस क्या बनता था, HCl, 3 मोल ऑफ HCl, 3 क्लोरीन है, 3 मोल पानी देना पड़ेगा, है ना। अब मैंने बोला था ना यहाँ में 3 का जगह में, क्योंकि एल्युमिनियम थर्ड पीरियड का मेंबर है और इनका थर्ड पीरियड का मेंबर का हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6। तो अगर हम एक्सेस वाटर दे दें, क्या दे दें,
एक्सेस वाटर 6 वाटर मोलिक्यूल दे दे, बोलो क्लियर है ना, तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम टूट जाएगा, ज्यादा पानी देंगे तो ये आयनिक कंपाउंड क्या होगा, टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा। और यहाँ में +3 है और वाटर क्या होता है, लिगेंड होता है, ठीक है, तो यहाँ में 6 वाटर इसके पास आ जाएगा और ऐसा टाइप का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे हाइड्रोलिसिस में कुछ पढ़े थे, याद आ गया ना, तो लिखेंगे एक पॉइंट, इन एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन, in acidified aqueous solution of AlCl3 exist as ये लिखिए AlOH का होल 6 3+3, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 होता है और ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ध्यान देना भाई, अगर हम बात करें BCl3, AlCl3 और GaCl3 की बात करेंगे और इसमें लुईस एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करना है, तो यहाँ में देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत हो सकता है ये क्वेश्चन, मतलब लुईस एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि आपने बैक बॉन्डिंग पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बैक बॉन्डिंग। जैसे आपको एक क्वेश्चन कराया गया था, अगर आपको याद होगा तो ऐसे कराया गया था, BF3 BCl3 BBr3 BI3, ये नीट का भी क्वेश्चन है और लुईस एसिडिक कैरेक्टर ये है कि नहीं, क्योंकि मान लो लुईस एसिड क्या होता है भाई, जो लोन पेयर को लेता है ना, तो यहाँ में ध्यान देना, इसके पास एक डब्बा खाली था, मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाया था BF3, क्या इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ में ध्यान देना, और जो बैक बॉन्डिंग होती है तो यहाँ में इसके पास खाली डब्बा है, कोई लुई, मान लो ये लुईस एसिड है तो कोई लुईस बेस होगा जो लोन पेयर देने आ रहा होगा, तो अगर ये लोन पेयर को ले लेगा तो लुईस एसिड है, नहीं लेगा तो लुईस बेस हो जाएगा, नहीं लेगा तो लुईस एसिड नहीं होगा। तो मान लो इसके पास खाली डब्बा है, कोई लोन पेयर देने आया, पता चला इसी का एलिमेंट इसमें बैक बॉन्डिंग कर दिया, तो क्या इसके पास डब्बा खाली है क्या, तो ये लुईस एसिड, इसकी लुईस एसिडिक कैरेक्टर इसका सबसे कम है, इसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो गया, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रही है, लेकिन आप यही सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। देखिए जब भी हम लुईस एसिडिक की बात करते हैं ना, तो यहाँ में सब में लुईस एसिडिक कैरेक्टर का जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, वहां में वो किस, इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, सेंट्रल एटम। क्या सबका सेंट्रल एटम सेम है क्या, तो सबका खींचने का पावर क्या है भाई, सेम है या डिफरेंट है, सबका सेम है। या लुईस एसिडिक का मतलब कोई लोन पेयर दे रहा है तो लोन पेयर को ले सकता है, तो क्या यहाँ में सेंट्रल एटम ही तो डिसाइड करेगा, समझ पा रहे, और सेंट्रल एटम सेम है, मतलब खींचने का पावर सबका क्या है, सेम है, तो इसमें हम लोग बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट में साइड एटम को देखे थे, क्लियर है ना भाई। लेकिन आप बोर्ड पे ध्यान देना, क्या यहाँ में सेंट्रल एटम सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो जो जल्दी से खींचेगा उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। क्या इसका साइज छोटा है क्या, क्या इसका साइज बड़ा है क्या, तो खींचने का पावर किसका ज्यादा है, बोरॉन का, तो इसलिए लिखा गया ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। समझ पा रहे हैं ना, तो सबसे पहले ध्यान देना, क्योंकि यहाँ में सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट है, तो सबका खींचने का पावर सबका अलग अलग होगा, लेकिन इस केस में क्या था, सेम था, सेंट्रल एटम सेम था, तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर का जो प्रायोरिटी है वो क्या है, सेंट्रल एटम। समझ पा रहे ना, अगर सेंट्रल एटम ही सेम है, मतलब खींचने का पावर सब सेम है, तो साइड एटम देखा जाएगा, लेकिन यहाँ में सेंट्रल एटम ही डिफरेंट हो गया, तो सबका खींचने का पावर अलग अलग होगा, जो जल्दी से खींचेगा उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो BCl3 का लुईस एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहाँ में आपको पढ़ना है, देखिए इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पढ़ना है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पढ़ना है, रिएक्शन विथ हैलाइड पढ़ना है। देखिए जब भी हम लोग कोई भी एलिमेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराएंगे तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा, क्लोरीन हेलोजन के साथ में कराएंगे तो हैलाइड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्राइड बनेगा। समझ पा रहे हैं ना, तो यहाँ में सारे ब्लॉक के जो एलिमेंट या ग्रुप की बात करें, जैसे ये ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ में सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिएक्शन दिया है, कौन कौन सा, एक तो ऑक्सीजन के साथ में, एक नाइट्रोजन के साथ में। तो अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइड बनेगा। समझ पा रहे हैं ना, तो यही इसकी रिएक्शन है जो आपको जानना पड़ेगा। तो पहला हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ O2, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन।
अच्छा मान लो कोई भी एलिमेंट ई है, बोर्ड पे ध्यान देना, O2 के साथ में कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, E2O3 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि बताओ भाई, बोर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ में ध्यान देना, ई क्या क्या हो सकता है, बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम हो सकता है ना। तो बेरिलियम होगा तो क्या बनाएगा, ओ सॉरी बोरॉन हो सकता है, बेरिलियम में बोल रहा हूँ, बोरॉन B2O3, Al2O3, गैलियम Ga2O3, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम In2O3, थैलियम में क्या होगा Gl2, ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, TH ना होगा, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, TH या TL, Tl2O3, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये बनेगा, नाइयोनियम वाला तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये सब ऑक्साइड बनेंगे। अच्छा ये आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि ये इनका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है 3, और ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन करेगा तो यही तो बनेगा E2O3 बनेगा ना। और यहाँ में ई का जगह में बोरॉन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, इंडियम हो सकता है, ठीक है। इसको जो ऑक्साइड बना इसको बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ में E और O का रेशियो अगर 2:3 है तो इसको बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड। और 3:2 होगा तो नाम होता है सब ऑक्साइड। क्या नाम होता है, सब ऑक्साइड, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड, SESQUE, सेस्क्यू ऑक्साइड। जब हमारा एलिमेंट और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्या है, बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड, एल्युमिनियम सेस्क्यू ऑक्साइड, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा बताओ, यहाँ से ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है या नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बताइए, मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बताओ क्या बढ़ रही है, बेसिक कैरेक्टर क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटल का कैरेक्टर का जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। अच्छा एनसीईआरटी बोरोन का अगर इंडिविजुअल बात करें तो बताओ बोरोन को क्या मानती है एनसीईआरटी, नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, तो ये कैसा होता है भाई, एसिडिक। ये दोनों कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। और ये दोनों कैसे होते हैं, बेसिक। तो अगर इंडिविजुअल पूछ लिया जाए तो आप ऐसा बता सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। आप लोग जानते हैं जनाबे अली, ऐसा कुछ बताया गया था क्या, जनाबे अली। जनाबे अली कहाँ के थे, पंजाबी थे, कैसे थे, तो क्या हो गया, जनाबे अली पंजाबी, ठीक है। तो जी आ गया ना, यहाँ में देखो कैसे याद करेंगे, जनाबे अली पंजाबी। जनाबे अली कहाँ के थे, पंजाबी के थे। पंजाबी लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं, तो क्या लिखा है, बेस्ट सॉन्ग सब मिलकर गाओ। तो ये सब एलिमेंट है, इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, है कि नहीं। किस किस के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, जिंक का, एल्युमिनियम का, लेड का, और किसका, बेरिलियम का, Sn मतलब टीन का, Sb का, Mn का, Cr का, और Ga का, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तो और आप ध्यान देना यहाँ में Ga आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो इनका ऑक्साइड कैसा होगा, एम्फोटेरिक। इसे याद कर सकते हैं कि इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देख लिया, अब रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। तो याद रखना भाई, जो एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा। लेकिन नाइट्राइड वही बनाएगा ना जिनका हाई फाई हो, क्या हो, हाई फाई। फाई का कुछ कंसेप्ट आ रहा है क्या, फाई, फाई आयनिक पोटेंशियल, चार्ज बाई साइज। क्या होता है, चार्ज बाई साइज। तो ये जनरली वो एलिमेंट रिएक्शन करता है नाइट्राइड के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में वो रिएक्शन करता है जिनका जो फाई होता है वो हाई हो, समझ पा रहे हैं ना। फाई की आयनिक पोटेंशियल जिनका ज्यादा हो, समझ पा रहे हैं ना। और आयनिक पोटेंशियल किनका ज्यादा होता है भाई, ऊपर वाला एलिमेंट का आयनिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि भाई ग्रुप में तो चार्ज सबका सेम है ना। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज बाई साइज। तो सेम ग्रुप का तो चार्ज सबका सेम है, तो जिसका साइज छोटा होगा उसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ऊपर वाला एलिमेंट का साइज छोटा होता है जिसका वजह से उनकी आयनिक पोटेंशियल क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ग्रुप 1 में कौन, लिथियम। ग्रुप 1 में कौन, लिथियम। ग्रुप 2 में बेरिलियम। ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन, 14 में कार्बन। समझ पा रहे हैं ना आप लोग।
तो यहाँ में जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन की बात करेंगे हम लोग। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। तो देखो भाई, अगर हम E की रिएक्शन N2 के साथ में करा दें तो हमारा बनता है En। क्या बनता है? En बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मत समझ लेना, ठीक है। तो E का मतलब यहाँ में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, और नाइट्रोजन का कितना होता है, -3। तो जो कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, En। क्या बनाएगा? और जनरली नाइट्राइड वही बनाता है जिनका फाई कैसा हो, हाई। हाई कौन होगा, ऊपर वाला। ऊपर में कौन सा एलिमेंट है, बोरॉन। तो अगर बोरॉन की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा, Bn। क्या बनेगा, Bn। बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। और बताओ, इसमें दो एलिमेंट रिएक्शन करते हैं, एक तो बोरॉन करता है, एक तो बोरॉन करता है, दूसरा एल्युमिनियम करता है। कौन करता है, एल्युमिनियम की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ में कराएंगे तो हमारा Aln बनता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है। समझ पा रहे ना? आप लोग सोच रहे होंगे ऊपर वाला एलिमेंट तो एल्युमिनियम नहीं है, तो आप याद करिए बेरिलियम। बेरिलियम ऊपर वाला एलिमेंट है क्या, बेरिलियम ऊपर वाला एलिमेंट है क्या, ऊपर ग्रुप 2 का ऊपर वाला एलिमेंट कौन है, बेरिलियम। तो क्या इसका फाई हाई है कि नहीं है, है। तो क्या इसका डायगोनल रिलेशनशिप एल्युमिनियम के साथ होता है कि नहीं होता है? इसलिए एल्युमिनियम भी नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके बनाता है एल्युमिनियम नाइट्राइड, और बोरॉन नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके बनाता है बोरॉन नाइट्राइड। तो इसको आप लोग कभी नाम ऐसे पढ़े हैं क्या, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा, BnX। क्या है, कुछ पढ़ा है क्या ऐसे, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या इसका सुना लग रहा है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर मान लो हमारे पास में, यहाँ में ध्यान देना, अगर एल्युमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करें तो नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस और कार्बाइड का और फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस के बारे में आप पढ़े थे क्या, पढ़े थे क्या? क्या ये +3 -3 होता है क्या तोड़ना आता है क्या, प्लस माइनस OH माइनस, है कि नहीं? तो बताओ Al को क्या देना है, OH, और नाइट्रोजन को क्या देना है? तो यहाँ में कौन सी गैस निकलती है, अम्मा गैस। कौन सी गैस, NH3। इसका मैं बोला था कि ये जिलेटेनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, याद होनी चाहिए भाई, ये कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही रिएक्शन है, एक तो ऑक्सीजन के साथ में और एक नाइट्रोजन के साथ में। अब देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पहला तो है बोरेक्स। क्या नाम है, बोरेक्स। और दूसरा होता है डाइबोरेन। डाइबोरेन के बारे में आपने पढ़ ही लिया है। और आपको एक पढ़ना है बोरिक एसिड, इसी के बारे में पढ़ना है, तो आपका ये भी खत्म हो जाएगा। अब लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन। अब देखिए, हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन में। तो जो पहला होगा जिसका नाम है बोरेक्स। क्या नाम है, बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, तो जो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, बोर्ड पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका स्ट्रक्चर और इसकी हीटिंग इफेक्ट, इसका हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो आज की क्लास में हम लोग इसी कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बोरेक्स के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, लेकिन इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, मोस्ट जो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या है, मोस्ट एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है Na2B4O5OH4.HH2O। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और ये, क्योंकि ये लिखना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं ना, लेकिन दोनों में मोस्ट करेक्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, कभी मान लो आ जाएगा, बोलेगा कि बोरेक्स का मोस्ट करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, या करेक्ट, क्योंकि आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है, इसी से आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अब आप मुझे बोर्ड पे ध्यान देना है, क्या यहाँ में सोडियम का चार्ज क्या होगा, +1। तो 2 सोडियम का चार्ज क्या होगा, +2। तो ये ब्रैकेट पे चार्ज कितनी आने वाली है, -2। ब्रैकेट पे चार्ज कितना होगा, क्योंकि ये कंपाउंड तो न्यूट्रल है, अगर यहाँ में +2 है तो इस पे क्या होगा, -2। और आप इसको रिलेट करो भाई, P4O6 या P4O10 का आपने स्ट्रक्चर बनाया था क्या, P4 का बनाया था ना, उसी प्रकार बताइए क्या यहाँ में P4 का जगह में B4 तो आ रहा है कि नहीं? तो आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो बताइए, P4 का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, P
अगर हम बात करें P4O6 की बात करें तो सबसे पहले POP लिंकेज दो फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन जोड़ते थे, है ना। उसी प्रकार आपको क्या करना है, जिस प्रकार P4 है उसी प्रकार B4 बना दीजिए। समझ पा रहे हैं ना। तो कितने बोरॉन बना देना है, 4। और इस बोरॉन के बीच में क्या करना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो मान लो ये ऑक्सीजन हो गया, हो गया ना इसे। तो क्या B4O4 हो गया, एक ऑक्सीजन बच रहा है ना। और एक ऑक्सीजन को क्या करेंगे, दो बी के बीच में जोड़ना है। या तो आप ये दोनों बी के बीच में जोड़ दीजिए, या तो ये दोनों के बीच के बीच, ठीक है। बोलो हो गया क्या। अब आपको क्या करना है, 4 OH बचा, 4 OH चारों बोरॉन का टर्मिनल जो जहां जहां बोरॉन है वहां में क्या जोड़ना है, OH। और ये पानी तो है ना। और बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में बताओ 2 प्लस है तो यहाँ में क्या आएगा, 2 माइनस। बोरॉन कितना बॉन्ड बनाता है, 3, 4 बॉन्ड बनाएंगे तो माइनस। और यहाँ में क्या हो गया है, माइनस। समझ पा रहे हैं ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना है कि आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, क्या ये जो बोरॉन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कितने बोरॉन ऐसे हैं जिनका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, तो क्या ये बोरॉन sp2 है क्या, ये बोरॉन sp3। तो कितने बोरॉन है जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहे हैं, तो 2। कितने BOH लिंकेज है, 4। कितना BOB लिंकेज है, अरे भाई BOB 5, BOB 5 है ना। कितना BO लिंकेज है, 14 मतलब 14। समझ पा रहे हैं ना। तो यही आपसे पूछा जा सकता है, कितने बोरॉन है जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कितने बोरॉन है जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, कितने BO लिंकेज है, कितने BOB लिंकेज है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये सब आपसे पूछेगा और आप आराम से बता सकते हैं क्या। तो यही है, किसका स्ट्रक्चर है ये, बोरेक्स का। किसका स्ट्रक्चर है, बोरेक्स का। चलिए आइए आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी, नंबर ऑफ sp2 बोरॉन कितने हैं, नंबर ऑफ sp3 बोरॉन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन कितना, नंबर ऑफ BOH, नंबर ऑफ BOH लिंकेज कितने, उसी प्रकार नंबर ऑफ BOB लिंकेज कितना, 5। नंबर ऑफ BO लिंकेज 14। कितना, 14। अरे भाई इधर देखो, इधर मेरे साथ में काउंट कर लो, ठीक है। यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहेंगे, है ना। तो क्या ये BO लिंकेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ पा रहे हैं ना। तो कोई बात नहीं, BOB लिंकेज 5 है तो उसमें BO लिंकेज 10 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और ये बाहर वाला 4 होगा कि नहीं होगा, तो 14 हो ही गया। कॉपी कर लीजिए। तो ये किसका स्ट्रक्चर है भाई बताइए, बोरेक्स का। और यहाँ में जो 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको बनाने की जरूरत है भी नहीं। जब हम हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जब हम हीट करते हैं पहले ये 8 वाटर बाहर वाला निकलता है, समझ पा रहे हैं ना। फिर और हीट करते हैं तो अंदर वाला दो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, समझ पा रहे हैं ना। तो जब पहला बार आप हीट करते हैं तो ये 8 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। फिर थोड़ा सा और हीट करते हैं तो अंदर वाला वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो जब अंदर वाला वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो क्या हो जाएगा, वो अपना वाटर निकालने के लिए जगह बनाएगा तो स्वेल हो जाएगा, फूल जाता है। समझ पा रहे हैं ना। तो अब इसके हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हीटिंग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसका, और हाइड्रोलिसिस भी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में लिखेंगे प्रॉपर्टीज में पहला हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस की बात करें, इसका वाटर के साथ में रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, ध्यान देना। पहले बोरेक्स का वाटर के साथ में रिएक्शन करना। देखो रटना बिल्कुल भी नहीं है, प्रोडक्ट आपको सिखाया गया है। जब भी हाइड्रोलिसिस आ जाए खुश हो जाइए आप लोग, क्योंकि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, Na2B4O7 है कि नहीं। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, बोर्ड पे ध्यान देना। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान देना है, क्या यहाँ में Na पे चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा इधर समझा रहा हूँ, बताओ Na पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। यहाँ में Na2B4O7 लिखा है, B4O7 लिखा है, और वाटर लिखा है। वाटर को ब्रेक करेंगे H+OH- में। मैं थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, अगर आपको कॉपी करना है तो कर भी सकते हैं। तो देखो Na2B4O7
प्लस वाटर के साथ में रिएक्शन कराना है। वाटर में क्या H प्लस OH माइनस है कि नहीं है? Na पे चार्ज प्लस होगा कि नहीं होगा? तो 2 सोडियम पे चार्ज कितना हो जाएगा? +2। तो बताओ ये ब्रैकेट पे चार्ज कितनी हो जाएगी? होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ में 2 + 2 - क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अब बताओ NaOH क्या इसको देंगे क्या? तो सोडियम मेटल है नॉन मेटल है? मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है या ऑक्सी एसिड होता है? हाइड्रोक्साइड। तो क्या यहाँ से क्या बनेगा? NaOH। क्या बनेगा? NaOH। क्लियर है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में NaOH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और बताइए, बोरॉन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? हाइड्रोलिसिस। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, यहाँ में बताओ बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 3 × x +7 × -2 = -2 करेंगे, x का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा कि नहीं? तो मान लो +3 आएगा। बोरॉन मेटल है नॉन मेटल है? नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ में 3 है, तो क्या 3 का क्या बन जाता है? नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? ऑक्सी एसिड। और बोरॉन का +3 वाला ऑक्सी एसिड याद है क्या? H3BO3। तो अब बोर्ड पे ध्यान देना, NaOH क्या है? बेस, वीक बेस है। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और H3BO3 कैसा एसिड है? वीक एसिड। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? यही है बोरिक एसिड, इसी के बारे में भी पढ़ना है। तो जब बोरिक एसिड पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा बोरिक एसिड एक वीक एसिड है। समझ पा रहे हैं ना? तो बोर्ड पे ध्यान देना। और ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बोला जाता है, एक लाइन लिखा जाता है, बोरेक्स का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन नेचर है। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग, और एसिड क्या है? वीक। तो सोल्यूशन का पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो लिख लेंगे, कॉपी करेंगे इसका और लिख लीजिएगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज एल्कलाइन इन नेचर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ हीट या हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देने। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7, Na2B4O7.10H2। तो जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या होता है? निकल जाता है। ठीक है, तो पहले क्या भाई, 8 वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, 8। फिर हीट करते हैं स्ट्रांगली तो अंदर का 2 वाटर का मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होता है, तो Na2B4O7 बनेगा। समझ पा रहे हैं ना? इसको फर्दर हीट किया जाता है तो NaBO2 + B2O3 बनता है। ठीक है भाई, बोर्ड पे ध्यान देंगे। यहाँ में बोला गया इसको जब हीट करते हैं ना, अभी कहानी लिखा जाएगा उसके बाद कॉपी करना है आपको। ठीक है, तो ये है बोरेक्स। जब इसको आप हीट करते हैं, जैसे आपने इसका एकदम करेक्ट वाला फॉर्मूला दिखा है, तो उसमें वाटर कितना बाहर थे? 8। तो जब आप लोग क्या करेंगे, पहले हीट करेंगे तो 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकलता है, फिर और हीट करते हैं तो अंदर से 2 वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो अंदर से पानी निकलने के लिए ये अपने साइज को क्या कर लेता है? फुला लेता है, फैल जाता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? फर्दर हीट करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है? NaBO2 + B2O3। इसको बोला जाता है बोरेक्स बीड। क्या बोला जाता है? बोरेक्स बीड, या बोलते हैं ग्लासी ट्रांसपेरेंट मास। क्या बोला जाता है? ग्लासी ट्रांसपेरेंट मास। समझ पा रहे हैं ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना है, इसका नाम क्या है? सोडियम मेटाबोरेट। क्या नाम है? सोडियम मेटाबोरेट। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताई जा रही हैं। सोडियम मेटाबोरेट एक साथ में लिखना पड़ेगा, सोडियम मेटाबोरेट। और इसका नाम क्या है? 2,3 है क्या? बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड लिखा जा सकता है, या इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड। तो लिखिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको तो लिखेंगे, when borax is heated, it swell up first. On further heating, it become liquid. Which on cooling down glassy transparent mass ब्रैकेट में लिख लेंगे बोरेक्स बीड। इसी को क्या भी बोला जाता है? बोरेक्स बीड।
क्लोज ब्रैकेट इज ऑब्टेन। समझ पा रहे हैं ना? तो जब इसको हीट करते हैं तो स्वेल अप होता है, फिर हीट करते हैं तो ये बनता है, और ये जो बनता है क्या होता है, मेल्ट होता है ना, और इसको जिस सांचे में रखा जाता है उसका जैसा शेप ले लेता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका जैसा होता है, ग्लास का जैसा होता है, ठीक है। और कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पर दिखाई देता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं बोरेक्स बीड। और बोरेक्स बीड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, NaBO2 प्लस B2O3। समझ पा रहे हैं ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं बोरेक्स बीड। तो इसमें क्या क्या नाम होगा, इसका नाम क्या है, सोडियम मेटाबोरेट, और इसका नाम क्या है, बोरिक एनहाइड्राइड। तो इसका एक टेस्ट भी होता है जिसको बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। अब आपको लिखना है बोरेक्स बीड टेस्ट। तो देखिए बोरेक्स बीड टेस्ट क्या है। तो देखिए बहुत आसान टेस्ट है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। पहला बात तो ये है कि बोरेक्स बीड टेस्ट कौन देता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन मेटल का केटायन का ये टेस्ट है। किसका टेस्ट है, ट्रांजिशन मेटल का केटायन का ये टेस्ट है। कैसे टेस्ट करेंगे कि इसमें मान लो कोई भी आपको टेस्ट करना है कि इसमें ट्रांजिशन मेटल का केटायन है कि नहीं है, उसको टेस्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारा जो बोरेक्स बीड होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? तो इसमें क्या होता है, NaBO2 प्लस B2O3, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बोरेक्स बीड, ठीक है। और मान लो इसमें हमको चेक करना है, इसका कोई कलर नहीं होता है ना, और ये मान लो इसमें आपने एक ट्यूब लिया और इसमें मान लो एक सोल्यूशन है, क्या है, एक सोल्यूशन है, और देखना पड़ेगा कि मान लो ये सोल्यूशन है या ये सॉल्ट है, इसमें जो केटायन बनेगा, देखो A+ और B- होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये मान लो ये जो टेस्ट है वो केटायन का पता करेगा कि जो केटायन है वो डी ब्लॉक का केटायन है कि नहीं है, उसको पता करेगा ना। ट्रांजिशन केटायन को ये आइडेंटिफाई करता है। तो सबसे पहले मान लो ये सॉल्ट है और उसको आपने पानी में घोल दिया, तो ये एक्वा सोल्यूशन होगा, ठीक है। और आपने इस एक्वा सोल्यूशन को इसके यहाँ में डाला, देखा कुछ कलर नहीं ऑब्टेन हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब इस सोल्यूशन में ट्रांजिशन मेटल का केटायन एब्सेंट है। समझ पा रहे हैं ना? और मान लो यहाँ में सोल्यूशन है भाई, और सोल्यूशन है, और जिस आपने इसको बोरेक्स बीड में डाला और ये यहाँ पे इसका सरफेस में यहाँ पे ये सोल्यूशन कलरफुल हो गया, कुछ कलर्ड आ गया, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ में जो केटायन है वो ट्रांजिशन का होगा, मतलब डी ब्लॉक का केटायन प्रेजेंट होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो यही एक टेस्ट है। समझ पा रहे हैं ना? और केटायन में जनरली आपको एक ही टेस्ट याद रखना है, ब्लू कलर आता है, क्योंकि अलग अलग केटायन होगा ट्रांजिशन मेटल का, तो अलग अलग कलर यहाँ पे ऑब्टेन होंगे। जैसे स्कैंडियम होगा तो उसका कलर अलग होगा, वेडेनियम होगा तो अलग होगा, आयरन होगा तो अलग होगा। समझ पा रहे हैं ना? सिर्फ और सिर्फ हमको जो पढ़ना है वो किसका पढ़ना है, कोबाल्ट का। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में जो कलर आया वो कैसा कलर आया, ब्लू कलर आया। लेकिन ये किसके लिए, ये टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, ट्रांजिशन मेटल का केटायन को आइडेंटिफिकेशन के लिए। ट्रांजिशन मेटल में क्या नहीं होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए कहानी लिख लेते हैं। ये समझ में आया नहीं आया, आया ना? इतना आसान टेस्ट है ये। तो लिखेंगे दिस टेस्ट इज सोन बाय ट्रांजिशन मेटल केटायन। दिस टेस्ट इज सोन बाय ट्रांजिशन मेटल केटायन। नेक्स्ट में लिखेंगे, नेक्स्ट वर्ड में, when aqueous solution of salt of transition metal, when aqueous solution of salt of transition metal is put in borax bead, then the transparent glassy mass shows some color due to formation of metal metaborate। यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा गया है, देखिए कोबाल्ट ऑक्साइड की रिएक्शन इसके साथ में कराएंगे। देखो NaBO2 प्लस B2O3, ठीक है। तो यहाँ में क्या बनेगा, अच्छा बताओ, कोबाल्ट मेटल है, मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा है, मेटल का ऑक्साइड का नेचर है बेसिक, और B2O3 कैसा है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर है, एसिडिक। तो रिएक्शन तो किसके किसके बीच में होगी, इसके बीच में होगी। समझ पा रहे हैं ना?
तो देखो भाई बोर्ड पे ध्यान देना है। कोई आपसे पूछेगा कि जो मेटल का ऑक्साइड है, समझ पा रहे हैं ना, उसकी रिएक्शन कराएगा बोरेक्स बीट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीट। तो बताओ CO मतलब कोबाल्ट ऑक्साइड किसके साथ में रिएक्शन करेगा, NaBO2 के साथ में, सोडियम मेटाबोरेट के साथ में रिएक्शन करेगा, या बोरिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करेगा, बोरिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटाबोरेट बनेगा। और मेटाबोरेट क्या बनेगा, ध्यान देना, COBO2 का होल ट्वाइस, कोबाल्ट मेटाबोरेट। और इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, ब्लू कलर। समझ पा रहे हैं ना, बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले देखो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो मेटल का ऑक्साइड है वो रिएक्शन करेगा, मेटल का ऑक्साइड रिएक्शन विद सोडियम मेटाबोरेट टू फॉर्म, मतलब जो कलर आया वो किसका वजह से आया, बताओ। मेटल का ऑक्साइड सोडियम मेटाबोरेट के साथ में रिएक्शन किया क्या, नहीं। रिएक्शन किसके साथ में कर रहा है, मेटल का ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ में, क्या नाम है भाई, बोरिक एनहाइड्राइड के साथ में। जो फॉर्मेशन हो रही है वो किसकी हो रही है, मेटाबोरेट का। समझ पा रहे हैं ना, तो ये ध्यान से सुनना है। समझ में आ रहा है भाई, देखो ये दोनों का साथ में रिएक्शन हो रहा है, इसका रिएक्शन इसके साथ में हो रहा है, लेकिन कलर बोरिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन हो रहा है, कलर किसका वजह से आ रहा है, इसका नाम क्या है, मेटाबोरेट। जो प्रोडक्ट बना उसका क्या नाम है, कोबाल्ट मेटाबोरेट। उसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है। तो अगर मान लो कोबाल्ट है तो उसका कलर ब्लू है, और दूसरा ट्रांजिशन मेटल होगा तो कुछ अलग कलर आएगा, है कि नहीं। लेकिन कलर किस किस में नहीं आ सकता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। देखो आपसे यहाँ में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि मतलब जो कलर आया वो किसका वजह से आया, मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट किया सोडियम मेटाबोरेट से तब कलर आया, या मेटल का ऑक्साइड रिएक्शन किया बोरिक एनहाइड्राइड का वजह से तब कलर आया। कलर किसका वजह से आएगा, किसका फॉर्मेशन का वजह से आएगा, तो मेटल ऑक्साइड सोडियम मेटाबोरेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा, यहाँ में देखो भाई ध्यान, 4 ऑप्शन में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। मैं इसको कोबाल्ट ऑक्साइड बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो कोबाल्ट ऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम मेटाबोरेट के साथ में रिएक्शन किया तो बनाया कोबाल्ट मेटाबोरेट। समझ पा रहे ना, इसका वजह से कलर आया। या मेटल का ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड रिएक्टेड विद बोरिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म कोबाल्ट बोरिक एनहाइड्राइड, उसका वजह से कलर आया, ऐसा आ जाएगा। या कोबाल्ट ऑक्साइड रिएक्शन विद बोरिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म कोबाल्ट मेटाबोरेट, उसका वजह से कलर आएगा। या इसका साथ में दे देगा, बोलेगा ये बन गया, उसका वजह से कलर आएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि मेटल का ऑक्साइड रिएक्शन करता है किसके साथ में, क्योंकि ये एसिड है, बेस है, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मेटाबोरेट वाला बन रहा है। क्या बन रहा है, मेटाबोरेट वाला, इसलिए कलर आया। समझ पा रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन लिखिए। अच्छा बताइए, बोरेक्स बीट टेस्ट कौन शो करता है, ट्रांजिशन मेटल। कौन शो करेगा, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल में कौन कौन नहीं हो सकता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो लिखेंगे क्वेश्चन, which of the following compound will show borax bead test, which of the following compound will show borax bead test। पहला Na2O, दूसरा बी ऑप्शन में लिखेंगे N2O5, नेक्स्ट में लिखेंगे CuO कॉपर ऑक्साइड, नेक्स्ट में लिखेंगे PbO2। तो बताओ कौन बोरेक्स बीट टेस्ट देगा, CuO, क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल का केटायन है ना, तो ये टेस्ट वही देता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे और एक, तो लिखेंगे इन बोरेक्स बीट टेस्ट अपीयरेंस ऑफ कलर, इन बोरेक्स बीट टेस्ट अपीयरेंस ऑफ कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए ऑप्शन में मेटल ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट में लिखेंगे मेटल मेटाबोरेट, नेक्स्ट में लिखेंगे बेसिक एनहाइड्राइड, नेक्स्ट में लिखेंगे सोडियम मेटाबोरेट। कलर किसका वजह से आएगा, मेटल मेटाबोरेट का वजह से। नीचे भी तो लिखा है सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। तो सोडियम क्या है, वो डी ब्लॉक का नहीं ना है, समझ पा रहे हैं ना। तो मेटल मेटाबोरेट बनता है, लेकिन वो ये टेस्ट किसके लिए होता है, ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। तो बोरेक्स यहाँ पे खत्म हो गया है, 2 टॉपिक बच गई हैं। कल आपको पढ़ाया जाएगा बोरिक एसिड और दूसरा पढ़ाया जाएगा डाइबोरेन।